दोस्तों, शेयर बाजार में हर दिन हजारों शेयर ट्रेड होते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में पूरी मार्केट बात कर रही होती है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी बिजनेस स्टोरी छुपी होती है? आज हम तीन ऐसी कंपनियों की कहानी समझेंगे जिन पर इस समय निवेशकों की सबसे ज्यादा नजर है। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स। आखिर निवेशकों की नज़र इस कंपनी पर क्यों है? अगर मैं आपसे कहूं कि टाटा मोटर्स अगले 5-6 साल में अपने पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस को लगभग दोगुना करने की तैयारी कर रही है, तो शायद आपको लगे कि ये बड़ा दावा है। लेकिन इस बार बात सिर्फ दावे की नहीं है। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर डे में FY 2031 तक का एक विस्तृत रोड मैप रखा है। लक्ष्य है पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का रेवेन्यू लगभग 58,500 करोड़ से बढ़ाकर 1,40,000 करोड़ तक ले जाना। साथ ही कंपनी सालाना बिक्री 6,40,000 से बढ़ाकर 12 लाख से ज्यादा गाड़ियों तक पहुंचाना चाहती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी को लगभग 13 लाख यूनिट तक बढ़ाने और 10% एबिटा मार्जिन हासिल करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ईवी, CNG और नए मॉडल्स पर बड़ा दांव लगाया जा रहा है। लेकिन बाजार सिर्फ टारगेट देखकर खुश नहीं होता। वही देखता है कि क्या कंपनी उन्हें हासिल भी कर सकती है। अगर फंडामेंटल्स देखें तो पिछले कुछ वर्षों में टाटा मोटर्स ने अपनी बैलेंस शीट मजबूत की है, डेट कम किया है, कैश फ्लो बेहतर किया है और जगवार लैंड रोवर के कारोबार में भी सुधार लाने की कोशिश की है। हालांकि JLR अभी भी कंपनी की कुल कमाई का लगभग 80% रेवेन्यू देता है, इसलिए उसका प्रदर्शन टाटा मोटर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण बना हुआ है। अब बात करते हैं उन वजहों की जिनकी वजह से बड़े निवेशक इस कंपनी पर नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में नोमुरा समेत कई ब्रोकरेज हाउसेस ने टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस की रणनीति और मैनेजमेंट गाइडेंस को सकारात्मक माना। कंपनी ने डबल डिजिट एबिटा मार्जिन, बेहतर फ्री कैश फ्लो और ग्लोबल एक्सपेंशन की बात की है, जिसने संस्थागत निवेशकों का ध्यान खींचा है। दूसरी तरफ बाजार विशेषज्ञ सुदीप बंदोपाध्याय का मानना है कि कमर्शियल व्हीकल डील में देरी जरूर हुई है, लेकिन इससे टाटा मोटर्स की लंबी अवधि की रणनीति कमजोर नहीं पड़ती। लेकिन हर ग्रोथ स्टोरी के साथ रिस्क भी आता है। मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से स्टील, मेटल्स और दूसरे रॉ मटेरियल्स महंगे हो रहे हैं। खुद टाटा मोटर्स मैनेजमेंट ने माना है कि कमोडिटी कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन पर दबाव आ सकता है। इसके अलावा ईवी सेगमेंट में महिंद्रा और JSW MG जैसी कंपनियों ने कंपटीशन भी तेज कर रखा है। यही वजह है कि आज मार्केट सिर्फ टाटा मोटर्स के आज के नतीजे नहीं देख रही, बल्कि ये देख रही है कि क्या मैनेजमेंट अगले 5 साल में अपने वादों को हकीकत में बदल पाता है। याद रखिए, बड़े शेयर अक्सर एक दिन में नहीं बनते। पहले मैनेजमेंट विजन आता है, फिर एग्जीक्यूशन और उसके बाद मार्केट उसका मूल्य तय करता है। दोस्तों, अगर भारतीय शेयर बाजार में किसी एक कंपनी को मिनी इंडिया कहा जाए तो शायद इसका नाम होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्योंकि ये सिर्फ एक ऑयल कंपनी नहीं है, ये रिफाइनिंग में भी है, रिटेल में भी है, टेलीकॉम में भी है, मीडिया में भी है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी में भी। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से रिलायंस एक बार फिर से निवेशकों की चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनी हुई है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ? हाल ही में रिलायंस की 49वीं AGM में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने साफ कहा कि अब रिलायंस का अगला चरण रिलायंस 3.0 होगा। अगर पहले चरण में कंपनी ने पेट्रोकेमिकल्स से साम्राज्य बनाया और दूसरे चरण में जियो और रिटेल्स के जरिए भारत को बदल दिया, तो तीसरे चरण का फोकस होगा AI, डेटा सेंटर्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू एनर्जी। सबसे बड़ी खबर रही जियो प्लेटफॉर्म्स IPO। कंपनी ने IPO की दिशा में औपचारिक कदम बढ़ा दिए हैं और इसे भारत के सबसे बड़े IPOs में से एक माना जा रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि जियो की अगली लिस्टिंग में रिलायंस के भीतर छिपी वैल्यू खुलकर आ सकती है। कुछ ब्रोकरेज तो मानते हैं कि इससे रिलायंस के मूल्यांकन में लगभग 35% तक की वैल्यू अनब्लॉकिंग की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की। FY 26 में रिलायंस का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर लगभग 11.76 लाख करोड़ रहा। एबिटा में भी 2 अंकों की वृद्धि हुई और नेट प्रॉफिट में भी मजबूत बढ़त देखने को मिली। यही दिखाता है कि कंपनी सिर्फ बड़े सपने नहीं दिखा रही, बल्कि कमाई भी बढ़ा रही है। लेकिन रिलायंस की सबसे बड़ी ताकत उसके नंबर से भी आगे है। वह है डाइवर्सिफिकेशन। अगर ऑयल बिजनेस दबाव में आता है तो रिटेल सहारा देता है,
अगर रिटेल की ग्रोथ धीमी होती है तो जियो आगे बढ़ता है। और अब कंपनी एआई, डेटा सेंटर्स, सैटेलाइट कनेक्टिविटी और रिन्यूएबल एनर्जी पर अरबों रुपए निवेश कर रही है ताकि अगले दशक की ग्रोथ तैयार की जा सके। एजीएम में मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो ने भारत की डिजिटल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया है और अब रिलायंस एआई रेवोल्यूशन का नेतृत्व करना चाहती है। लेकिन हर बड़ी कंपनी की तरह रिलायंस के सामने भी चुनौतियां हैं। इतने बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिटर्न कब मिलेगा? एआई और ग्रीन एनर्जी बिजनेस कब मीनिंगफुल प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे? ऑयल टू केमिकल बिजनेस में ग्लोबल डिमांड कैसी रहेगी? और जियो आईपीओ के बाद मार्केट इस बिजनेस को कितना वैल्यूएशन देगा? मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह जैसे बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि लगभग 3 साल तक सीमित दायरे में रहने के बाद रिलायंस फिर से एक नए ग्रोथ साइकिल के मुहाने पर खड़ी हो सकती है। उनकी नज़र में जियो आईपीओ, एआई और एनर्जी बिजनेस आने वाले समय के बड़े कैटलिस्ट हैं। रिलायंस को सिर्फ एक ऑयल कंपनी समझना आज की सबसे बड़ी गलती होगी। आज मार्केट रिफाइनरी को नहीं, एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जियो आईपीओ, रिटेल एक्सपेंशन और ग्रीन एनर्जी वाले रिलायंस के भविष्य को प्राइस कर रही है। और यही वजह है कि रिलायंस आज भी भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैक किए जाने वाले बिजनेस ग्रुप्स में शामिल है। अब बात करते हैं ट्रेंड की। टाटा ग्रुप की सबसे तेजी से बढ़ती रिटेल कंपनीज में से एक ट्रेंट है। पिछले कुछ सालों में जूडियो और वेस्ट साइड ने रिटेल इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। हाल ही में मैनेजमेंट ने संकेत दिया कि ग्रोथ जर्नी अभी शुरुआती दौर में है। यही बयान निवेशकों के बीच चर्चा का कारण बना। अब नंबर्स की बात। ट्रेंट ने पिछले कुछ वर्षों में रेवेन्यू ग्रोथ और स्टोर एक्सपेंशन दोनों में मजबूत प्रदर्शन किया है। मार्जिन प्रोफाइल भी रिटेल सेक्टर के हिसाब से बेहतर रही है। यही वजह है कि मार्केट इसे सिर्फ फैशन कंपनी नहीं बल्कि ग्रोथ कंपनी की तरह देख रही है। लेकिन हर ग्रोथ स्टोरी के साथ रिस्क भी आता है। अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग धीमी पड़ती है, कंपटीशन बढ़ता है या एक्सपेंशन उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता तो वैल्यूएशन पर दबाव आ सकता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, शेयर की कीमतें रोज बदलती हैं लेकिन एक मजबूत बिजनेस की कहानी रातों रात नहीं बदलती। इसलिए सिर्फ चार्ट मत देखिए, कंपनी को भी समझिए, क्योंकि आखिरकार लंबे समय में शेयर नहीं, बिजनेस ही पैसा बनाता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विश्लेषण और एक नई समझ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और ज़िंदगी में हर फैसला समझ के साथ लीजिए। थैंक यू सो मच।